गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। बच्चों हम लोग केमिस्ट्री के अंदर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन टॉपिक की पढ़ाई कर रहे थे और हम उस टॉपिक को देख रहे थे, ठीक है ना, इतना समझ में आता है। पिछले क्लास की अगर हम लोग बात करें तो पिछले क्लास में हमने कहां तक की लेक्चर कंप्लीट कर ली थी। हम ये समझ चुके थे कि आखिर केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, किसको रिएक्टेंट कहा जाता है, किसको प्रोडक्ट कहा जाता है, किस प्रकार से वो रिएक्ट करते हैं, क्या पर्पस है रिएक्ट करने का, ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में देख ली थी। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो चलो अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिना देर किए हुए आप करो लाइक और इस वीडियो को जितना लोगों तक पहुंचा सकते हो उतने बच्चों तक पहुंचाओ, उतने बच्चों को देखने के लिए बोलो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। तो मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। देखो बच्चों, होता क्या है कि जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है या जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो पुरानी चीजें होती हैं वो अपने आप को रीअरेंज करती हैं और रीअरेंज करके नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। जैसे एक छोटे से उदाहरण से समझो, मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें ए और बी आपस में कनेक्टेड हैं और एक कंपाउंड है जिसमें सी और डी आपस में कनेक्टेड हैं। हमने इन दोनों को प्रॉपर कंडीशन देके रिएक्शन कराया तो अब क्या होगा कि ए जो है वो आके कनेक्ट हो गया सी के साथ और B जो था वो आके कनेक्ट हो गया D के साथ। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे इन्होंने अपने पुराने बॉन्ड्स को, पुराने कनेक्शंस को तोड़ा और नए कनेक्शन के स्टैब्लिशमेंट की। इसके वजह से हमें एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। इधर वाले साइड के चीजों को रिएक्टेंट कहते हैं, इधर वाले साइड के चीजों को प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन आप जो भी केमिकल रिएक्शन देखते हैं या फिर आप अपने नेचर में जो भी रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं उन रिएक्शंस में आपको केमिकल रिएक्शन दिखा हुआ केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ नहीं मिलता है। आप उसमें कुछ ऑब्जर्वेबल फीचर्स देखते हो, या तो उसका रंग बदल जाएगा, कोई दो चीज मिलाओगे तो उसका कलर बदल जाएगा, या फिर उसके अंदर कुछ टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या फिर समझ लो कोई प्रिसिपिटेट, मतलब कुछ ऐसा होगा जो इस तरह से आपको नहीं दिखेगा। मेरे कहने का मतलब है कि हर केमिकल रिएक्शन अपने आप को पहचानवा सके कि हम केमिकल रिएक्शन हैं, उसके लिए वो कोई ना कोई रिकॉग्नाइजेबल फीचर, ऑब्जर्व करने वाले फीचर्स को छोड़ता है, देता है। और वैसे ही ऑब्जर्व करने वाले फीचर को हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो आज का जो मेन मुद्दा है इस पूरे टॉपिक का बच्चों, वो मेन मुद्दा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशन को पढ़ना, कि आखिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या है और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो आज का टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है, वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशन, है ना। हमें केमिकल इक्वेशन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना है। देखिए, नोट्स की चिंता एकदम आप मत करिए। आप जो भी चीज यहां पे पढ़ रहे हैं वो सब चीज आप पॉज कर करके जरूर उतारेंगे, बोर्ड की चीजें आप जरूर उतारेंगे। और इसके अलावा जो एक परफेक्ट नोट्स होता है, एक स्ट्रैटेजी के साथ बना हुआ नोट्स, वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है। नहीं विश्वास है तो उसको प्ले करके देख लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है कि नहीं, वहां से आप उसको उतारेंगे और आज के क्लास का पूरा बढ़िया नोट्स आपको वहां मिल जाएगा। तो आप उसकी चिंता ना करें, वो हम आपको बहुत बेहतर ढंग से प्रोवाइड कराएंगे। आपको बस ये समझना है कि जो चीजें बता रहे हैं आप उसको ऑनेस्टी के साथ 100% समझ जाइए। बस मेरा मकसद यही है बच्चों, बस हमको इतना मकसद है कि आप चीजों को बढ़िया से समझ जाएं, आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ आ जाए, यही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशन हमारे आज का टॉपिक है। अब ये क्या होता है सर, तो असल में कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है ऑब्जर्वेबल फीचर्स। हमारे जो केमिकल इक्वेशन है ना बच्चों, वो ऑब्जर्व करने वाले कुछ फीचर्स को छोड़ते हैं, कुछ फीचर्स दिखाते हैं। जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो आप कुछ ना कुछ जरूर ऑब्जर्व करेंगे उस केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो देखो सर, वो ऑब्जर्वेबल फीचर्स को ही हम लोगों ने क्या नाम दे दिया है, हम लोगों ने नाम दे दिया है कैरेक्टरिस्टिक। केमिस्ट्री में
इसी ऑब्जर्वेबल फीचर्स को कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। अब टोटल 5 प्रकार की चीजें आपको ऑब्जर्व करने को मिलती है। जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो आपको 5 प्रकार की जो चीजें हैं वो ऑब्जर्व करने को मिलती है। सबसे पहली चीज जो आपको ऑब्जर्व करने को मिल सकती है वो होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। सबसे पहले अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई गैस निकलता हुआ आपको ऑब्जर्व हो जाए, दिख जाए। इवोल्यूशन ऑफ गैस होता हुआ दिख सकता है। या फिर अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस नहीं हुआ तो हो सकता है आपको चेंज इन कलर दिख जाए। चेंज इन कलर, उसका रंग बदलता हुआ दिख जाए। पहले किसी और कलर का था और जैसे ही केमिकल रिएक्शन हुआ उस चीज की कलर बदल गई और वो किसी और कलर का हो गया। तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि अच्छा बदला, रंग में बदलाव आया, इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक, अगर हम तीसरे नंबर पे आए मेरे प्यारे बच्चों, तो तीसरे नंबर पे हमारा ये हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, है ना, प्रिसिपिटेट की फॉर्मेशन भी हो सकती है। अब ये प्रिसिपिटेट क्या है और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है हम इसको भी डील करेंगे, उसके लिए आप चिंता ना करें। उसके बाद हम अपने आखिरी नंबर पे आएंगे, नॉट आखिरी नंबर, हम कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, आपके तापमान में भी बदलाव आ सकता है। हो सकता है बहुत बार आप केमिकल रिएक्शन करते हो और आपका केमिकल रिएक्शन करने के वजह से उस चीज की टेम्परेचर बढ़ जाती हो, जो कि प्रोडक्ट बना उसकी टेम्परेचर। जैसे आप देखो, बेस्ट एग्जांपल मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। आप जब ग्लूकोज को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो पानी आपको ठंडा लगने लगता है, होता है ना ऐसा, कूलिंग इफेक्ट होने लग जाता है। या फिर अगर आप कोई सर्फ ले लो, डिटर्जेंट पाउडर जो होता है, उसको आप अपने हथेली पे रखिए और जैसे ही आप हथेली पे रख के उस पर कुछ 2-4 बूंद पानी डालेंगे तो आपको गरम गरम फील होता है ना, गरम गरम जलता हुआ फील होता है। ये सारी चीजें क्या है, चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल है। बच्चों आप 1 सेकेंड रुक जाएंगे, जरा लाइट कट गया है, बस 2। चलिए बच्चों, बीच में थोड़ा देर के लिए लाइट कट गया था इसलिए मैंने कट किया है। अब देखिए, चेंज इन टेम्परेचर आपका सेकंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है, ऑब्जर्वेबल फीचर होता है। इसके बाद सबसे आखिरी में आता है बच्चों चेंज इन स्टेट, है ना, चेंज इन स्टेट। स्टेट के अंदर भी बदलाव आ सकता है। तो हमारे केमिकल रिएक्शंस जब कभी भी होते हैं, जब भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है, तो उस केमिकल रिएक्शन के प्रोसीड होने के बाद हमें कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और उन्हीं ऑब्जर्वेबल फीचर्स को कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? हम इवोल्यूशन ऑफ गैस ऑब्जर्व कर सकते हैं, हो सकता है गैस निकलते हुए आपको दिखे। हम चेंज इन कलर ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर हम फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्रिसिपिटेट का क्या मतलब है मैं आगे जब टॉपिक डील करूंगा तो बहुत बेहतर ढंग से समझाऊंगा। फिर चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग डील कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम चेंज इन स्टेट को डील कर सकते हैं। तो ये टोटल 5 चीजें हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन के तौर पे, आई मीन केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन, बेसिकली यहां पे केमिकल इक्वेशन से ज्यादा बेहतर होगा कि मैं यहां लिख दूं केमिकल रिएक्शन के तौर पे आप देखते हैं। आ रही है बात समझ में? तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए, पहले इसको पॉज करके उतारिए, फिर हम लोग एक एक करके एक इवोल्यूशन ऑफ गैस पूरी डिटेल में पढ़ना है विथ एग्जांपल्स, चेंज इन कलर पूरे डिटेल में पढ़ना है विथ एग्जांपल्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट पूरा डिटेल में पढ़ेंगे विथ एग्जांपल, चेंज इन टेम्परेचर फुल डिटेल में, ऐसे कर करके हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से डीप में जाके पढ़ना है। अभी पहले आप इसको पॉज करके उतार लीजिए। चलिए फटाक से इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, आपने इसको उतार लिया होगा। आइए अब एक एक करके हम लोग हर एक टॉपिक को डेप्थ में समझेंगे। देखो बच्चों, हर एक इंडिकेशन को यानी हर एक कैरेक्टरिस्टिक को आपको बढ़िया से समझना है थ्रू एग्जाम्पल्स। हम उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत ही डीप में समझना चाहते हैं एक एक करके। तो अगर मैं बात करूं अपने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक का, तो जो मेरा सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों वो क्या है? वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। सबसे पहले हम जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस।
बहुत से ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि अगर आप उस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करोगे तो आपको क्या निकलेगा, आपको उस केमिकल रिएक्शन से गैस निकलता हुआ ऑब्जर्व होगा। जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाते हैं। आप क्या करिए, देखिए हर एक एग्जांपल को समझना है। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्युअल्स। रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्युअल्स किसके साथ, तो विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक ग्रैन्युअल का रिएक्शन कि अगर हम कराएंगे तो क्या होगा ये समझते हैं। लेकिन आप उससे पहले यहां पे एक मतलब समझ जाइए। हम चाहते हैं आपको एक छोटा सा मतलब, इस डाइल्यूट का मतलब समझाना कि डाइल्यूट मतलब क्या होता है। देखिए दो टर्म होता है, एक होता है कंसंट्रेटेड और एक होता है डाइल्यूट। ये दो टर्म आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, मतलब अंतर करने वाले, डिफरेंशिएट करने वाले होते हैं। तो इस दो टर्म को जरा आप बढ़िया से समझेंगे कि ये क्या क्या है। हमने एक टर्म आपको बोला कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ना, एक ये टर्म है। और उसके बाद हमने एक टर्म आपको बोला डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ये दो टर्म है। तो दोनों के बाद में जरा समझिए, ऐसे समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक बीकर के अंदर एक ऐसा सॉल्यूशन है मेरे प्यारे बच्चों जिसमें एसिड का अमाउंट 100 मिलीलीटर है, ठीक, और वाटर का अमाउंट 10 मिलीलीटर है। तो यहां पे जो एसिड है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिड कहलाएगा। यानी अगर आपको किसी चीज का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन चाहिए तो उस चीज की मात्रा पानी के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन चाहिए नींबू का, लेमन का, तो आप लेमन को पानी में तो मिला ही सकते हैं। सॉल्यूशन चाहिए तो पानी में तो मिलाओगे ना, सॉल्वेंट को सॉल्यूट, ये दो चीजें चाहिए ना सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट आपका नींबू हो गया, नींबू का रस हो गया, और सॉल्वेंट आपका पानी हो गया। लेकिन आपको डाइल्यूट नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन चाहिए नींबू के रस का, तो आप क्या करेंगे कि नींबू के रस का अमाउंट ज्यादा रखेंगे और पानी का अमाउंट कम रखेंगे। तो इस प्रकार से जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है नींबू का। तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है कि जिस चीज का आप सॉल्यूशन बना रहे हैं उसका अमाउंट वाटर के अमाउंट से ज्यादा हो तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। अगर मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करूं तो सेम कहानी बच्चों यहां उठ के आती है कि एक बीकर ले लेते हैं हम और इसमें हमने एक सॉल्यूशन ले रखा है। अब इसमें आप एसिड ले लो बच्चों 10 मिलीलीटर और वाटर का अमाउंट आप इसमें ले लो 100 मिलीलीटर। तो ये उलट गया, देख रहे हो, अब ये एसिड जो है क्या हो गया, कम हो गया। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। तो हम जो ये जिंक ग्रैन्युअल्स का रिएक्शन करवाने वाले हैं वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करवाने वाले हैं। डाइल्यूट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट पानी के रिस्पेक्ट में बहुत कम होगा, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन को कराने के लिए क्या करना होता है, क्या apparatus जरूरत पड़ती है और क्या क्या प्रोसीड होता है। देखिए आप क्या करते हैं, जिंक ग्रैन्युअल्स को अगर आप देखोगे तो ये असल में छोटे छोटे दाने की तरह से होते हैं। ग्रैन्युअल्स मतलब समझो कैसे होते हैं, जैसे आपका दाल आता है, चना का दाल हो गया है ना, तो छोटे छोटे चना के दाल के शेप के ग्रैन्युअल्स होते हैं। इन ग्रैन्युअल्स को एक फ्लास्क में, इस प्रकार का एक फ्लास्क होता है, केमिस्ट्री के अगर आप लैब में जाएंगे तो आपको इस टाइप का एक कोनिकल फ्लास्क मिलेगा, है ना। तो इस फ्लास्क में क्या होता है कि इस फ्लास्क के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इस फ्लास्क के अंदर क्या है, इस फ्लास्क के अंदर सर जी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक। इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 और ये डाइल्यूट है तो इसको दिखाने के लिए यहां पे एक ब्रैकेट में लिखते हैं HQ। HQ का मतलब होता है एक्वस। आगे हम सब समझाएंगे, इन सब चीजों के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। इसको क्या कहा जाता है, इसको एक्वस कहा जाता है। एक्वस माने पानी से रिलेटेड, इसमें पानी मिलाया गया है, इससे समझ आता है ये H2SO4 डाइल्यूट है, एक्वस है, तो ये लिख दिया गया। अब क्या होता है, इस पे क्या किया जाता है, इसके अंदर छोटे छोटे जिंक के ग्रैन्युअल्स डाल दिए जाते हैं, छोटा छोटा
जिंक का ग्रेनुअल्स इसके अंदर ऐसे ऐसे डाल दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही तुम इसके अंदर छोटे छोटे ग्रेनुअल्स डालते हो तो इंस्टेंटली तो कुछ नहीं होता है, लेकिन थोड़े देर बाद तो वो क्या होता है हम बताएंगे, लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा बता दूं। अब इसके अंदर लगाया जाता है रबर स्टॉपर, है ना। ये जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारा कॉर्क है, कॉर्क, जो असल में किस चीज का काम करता है, स्टॉपर का काम करता है। वो गैस को बाहर नहीं निकलने देता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद इसी रबर स्टॉपर में हम लोग छोटा सा एक पाइप इंसर्ट करते हैं, ऐसे एक छोटा सा पाइप इंसर्ट करते हैं, ताकि जो भी गैस बाहर निकले वो इस पाइप के थ्रू ही गैस बाहर निकले, बाकी कहीं से गैस बाहर नहीं निकले। ठीक है, इस प्रकार से। तो होता क्या है बच्चों कि अब देखो क्या हुआ, हमने क्या किया इसमें, ये जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हो, ये ब्लैक ब्लैक क्या है, ये ब्लैक ब्लैक है जिंक का ग्रेनुअल्स है, और ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया गया। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही तुमने जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होने वाला है। यहां पे जो आपका Zn था, जो सॉलिड था, वो हमारे H2SO4 जो कि एक्वस है उससे रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा थोड़ी देर बाद। तुरंत नहीं करता, इंस्टेंटली नहीं करता है, थोड़ा समय लगता है, बिकॉज हमारा एसिड डाइल्यूट है ना, तो थोड़ा समय लगता है। तो थोड़ा समय लगेगा, 1 से 1.5 मिनट, 1 मिनट बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद ये रिएक्ट करना शुरू करेंगे और रिएक्ट करके बनाएगा ZnSO4, है ना। ZnSO4 एक्वस, ये पानी में डिजोल्व हो जाएगा, सॉल्ट है ये। ZnSO4 क्या है बच्चों, सॉल्ट। तो कैसे नमक डिजोल्व होता है पानी में, उसी तरह ये ZnSO4 डिजोल्व हो जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये गैस के तौर पे बाहर निकलने लग जाएगा। हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होने लग जाएगा। ये हाइड्रोजन गैस कहां से बाहर निकलेगा भाई, बाहर तो इधर इधर सब जगह से निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन इधर जाकर रुक जाएगा। अब तब कहां से उसको जगह मिलेगा, यहां से। तो इस जगह से ये गैस ऐसे 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 यहां बाहर निकलेगा। अब यहां से ये गैस बाहर निकल गया। तो ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने अपने नेचर में ऑब्जर्व किया जिसमें से क्या निकल रहा था, गैस निकल रहा था, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जा रहा था। तो केमिस्ट्री में ये इवोल्यूशन ऑफ गैस को समझने के लिए बेस्ट रिएक्शन माना जाता है कि जब आप Zn को यानी जिंक को H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं, डाइल्यूट H2SO4 से, तो ZnSO4 जो कि एक्वस एक सॉल्ट है वो बनता है, पानी में डिजोल्व रहता है, वो इसी में डिजोल्व हो जाता है, और H2 गैस बाहर निकलता है। अब बहुत बच्चों के दिमाग में आता है कि सर गैस तो गैस है, आपको ये निकल के थोड़ी बोला होगा कि देखो भैया हम H2, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा, बोला तो होगा नहीं कि हम H2 गैस हैं। तो आखिर ये है कौन सा गैस, ये पता कैसे चला? तो देखिए, हम लोग क्या जानते हैं हाइड्रोजन के बारे में, हम लोग H2 गैस के बारे में क्या बात जानते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि आप H2 के बारे में क्या जानते हैं, तो हम H2 के बारे में बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात जानते हैं कि ये एक हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, हाईली इनफ्लेमेबल गैस है। हाँ सही बात है। दूसरा, जब ये जलता है तो पटाखे की साउंड आती है, पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, पट 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 पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जब यहां से गैस निकला तो यहां पे एक छोटा सा लाया गया कैंडल, है ना, या मैच स्टिक, और इस कैंडल को जब यहां लाया गया तो इस जगह गैस के जलने से आपको कैसा साउंड सुनाई दिया, तो आपको पॉपिंग साउंड सुनाई दिया। और ये पॉपिंग साउंड एकमात्र गैस दे सकता है, और वो गैस कौन है, हाइड्रोजन। तो इससे लोगों को समझ आ गया कि जो गैस बाहर निकला वो गैस कौन सा बाहर निकल गया, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। तो इस तरह से हमको पता चला कि ओह, केमिकल रिएक्शन हुआ है, कोई ना कोई नई चीज बनी है, तब ना हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक फीचर है केमिकल रिएक्शन होने का, केमिकल रिएक्शन को प्रूफ देने का। समझ गए? तो याद रखिएगा, ये सबसे पहला एग्जांपल है किस चीज का, इवोल्यूशन ऑफ गैस का, कि जब Zn H2SO4 से रिएक्ट करता है तो ZnSO4 सॉल्ट और H2 बनाता है। इस ZnSO4 को कहते हैं जिंक सल्फेट, है ना। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको जिंक सल्फेट कहा जाता है। H2SO4 को कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन सल्फेट, है ना। और इसका एक और नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, देखो मैंने लिखा भी है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो समझ गए ये रिएक्शन। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में क्या होता है,
क्या तरीका है इस रिएक्शन को करने का। अगर ऑफलाइन क्लासेस चल रही होती तो मैं ये करके आपको दिखाता आपके सामने, लेकिन ऑनलाइन में भी हम हार नहीं मानेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम जितना दिखा सकें उतना आपको दिखाएं। अभी हम एक रिएक्शन आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन बताओ ये रिएक्शन समझ आया? तो जरा इस रिएक्शन को कंक्लूड करते हैं। सर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे। उस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक आया है वो कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। और इस इवोल्यूशन ऑफ गैस में हमने सबसे पहला एग्जांपल पढ़ा जिंक ग्रैनुअल्स का रिएक्शन। जिंक का रिएक्शन, जिंक एक मेटल है, इस जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जब आपने जिंक का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ा तो उस रिएक्शन में हमने क्या किया, हमने एक सेटअप बनाया जिसमें कोनिकल फ्लास्क था। इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमने लिक्विड ले रखी थी और वो लिक्विड कौन सी लिक्विड थी? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड थी। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4 एक्वस। इस एक्वस का मतलब है कि इस एसिड को हमने पानी में डिसॉल्व किया है और इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फेट। फिर हमने इसके अंदर कुछ जिंक ग्रैनुअल्स डाल दिए और स्टॉपर से स्टॉप करके एक पाइप लगा दिए शीशा का, जिससे कि गैस बाहर निकल सके। तो अब थोड़े देर बाद, 1 मिनट बाद, ये जिंक जो सॉलिड था H2SO4 के साथ रिएक्ट किया और रिएक्ट करके ZnSO4 जो कि एक सॉल्ट है जिसको जिंक सल्फेट कहा जाता है उसका फॉर्मेशन कर दिया और उसके बाद हाइड्रोजन गैस बाहर निकला। अब हाइड्रोजन गैस हर जगह से एस्केप होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये हर जगह से एस्केप हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये एस्केप होगा इस पाइप के थ्रू, और इस पाइप के थ्रू ये एस्केप जब होना स्टार्ट हुआ तो यहां से निकलना स्टार्ट हो गया। अब हमें पता कैसे चले कि भैया ये हाइड्रोजन गैस है? तो हमने कहा हाइड्रोजन की 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये हाईली इन्फ्लेमेबल गैस होता है और ये जब जलता है तो पॉपिंग साउंड यानी पटाखे की साउंड आती है, चटपट पट करके साउंड करता है। तो हमने इसको एक कैंडल ले जाके रखा गैस के पास, जहां से गैस निकल रहा था वहां एक कैंडल ले जाके रखे। जैसे कैंडल ले जाके रखे पॉपिंग साउंड आने लग गया। हम समझ गए वहीं पे कि अच्छा जो गैस यहाँ हाइड्रोजन का गैस निकला है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ये बात हमारे पास समझ में आ गई, ये पूरी चीजें हमारे दिमाग में पल्ले पड़ गई। अब हम तुमको एक छोटा सा रिएक्शन दिखाएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम पॉज करेंगे, आप इसको उतारेंगे और तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा रिएक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बच्चों, मेरे पास क्या है मेरे पास एक ग्लास है। इस ग्लास के अंदर आपको सिर्फ पानी है, जो लिक्विड देख रहे हो ये पानी है, बाकी कुछ नहीं है, वाटर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ ना बिहार में, बेतिया में आम या फिर सब जगह कहोगे, आम को पकाने के लिए एक केमिकल यूज करते हैं जिसको कहा जाता है कार्बाइड, है ना। आप नाम भी सुने होंगे कार्बाइड, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक कार्बाइड का पत्थर देखो मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, और एक कार्बाइड का मैंने छोटा सा पत्थर निकालना है। रुको यार, बड़ा बड़ा पत्थर है इसके अंदर। चलो देखो, हमने एक कार्बाइड का पत्थर ले लिया, ठीक है। अब देखो ये बड़ा खतरनाक होता है बाबू, इसको डायरेक्ट पानी में डालना बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी मैं रिस्क ले रहा हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको इस तरह से थोड़ा सा दूर रखता हूँ अपने से कि कुछ गड़बड़ ना हो, है ना। तो मैंने ये ग्लास में पानी ले लिया है और ये कार्बाइड का पत्थर है। कार्बाइड आप समझते हैं, आपके यहाँ मिल जाएगा। प्लीज़ इसको घर पे ना करें, एकदम घर पे ना करें, बहुत रिएक्टिव होता है। तो देखिए जैसे ही हम इसको पानी में डालेंगे पता नहीं क्या होने वाला है, देखते हैं क्या होगा, ठीक। तो देखिए क्या होता है। अभी देखिए मैं हल्का सा पानी में डालता हूँ, देखिए देख रहे हैं, हल्का सा पानी पे झुनझुनाने लग जा रहा है। मेरे को तो इसको और छोटा करने का मन कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा पत्थर है ये, कुछ ज़्यादा एक्सक्लूसिव ना हो जाए। तो आप 1 मिनट रुकेंगे जरा, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ असर कर दिया हूँ थोड़ा सा। अब हम इसको जरा पानी में डालते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे ही इस कार्बाइड को हमने ये पानी में डाला, आप खुद ऑब्जर्व करिए, देखिए आपका पानी उबलना स्टार्ट हो गया। देखिए आपका पानी में बबल्स निकलना पानी से स्टार्ट हो गया। देखिए निकल रहे हैं बबल तेजी से, देखिए कितना तेजी से बबल निकल रहा है ना। ये पानी आपका कलर चेंज कर दिया। पहले ये कैसा था, कलरलेस था, अभी कैसा हो गया, मिल्की वाइट हो गया। देख रहे हो ये पानी के अंदर से बबल निकल रहा है। अगर मैं बोलूँ, अगर आप इसको छुएंगे ना तो ये पानी गर्म हो गया है, ये पानी पूरा का पूरा गर्म हो जाता है, इसमें से गैस निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो देख रहे हो ऊपर देखो एक झाग टाइप का बनना स्टार्ट हो गया, ये देखो ये एकदम निकल रहा है। देखो कंटिन्यूअसली, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से तो तुमको दिखेगा ये कंटिन्यूअसली पानी यहाँ पे बबल निकल रहा है, ऊपर झाग बनता चला जा रहा है। तो देखिए ये भी एक एग्जाम्पल होता है जिसमें कि गैस का फॉर्मेशन होता है, इसमें भी गैस इवॉल्व होता है। अब आपका काम ये है, देखो इस एग्जाम्पल को मैं नहीं बताऊंगा इसका रिएक्शन,
आपका काम ये है कि आप भैया कैल्शियम जो कार्बाइड मैंने डाला है उस कार्बाइड का केमिकल फॉर्मूला सोचो, खोजो बुक्स में, इंटरनेट पे खोजो, और पानी के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो ऐसा क्या हो रहा है, ये जैसे मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा है, उसी तरह आपका होमवर्क है कि आप कैल्शियम कार्बाइड का यानी जो कार्बाइड है उसका रिएक्शन वाटर के साथ होगा तो क्या क्या बनेगा उसके बारे में आपको सोचना है। और ये भी एक एग्जाम्पल है बच्चों इवोल्यूशन ऑफ गैस का, इसमें भी गैस की इवोल्यूशन होती है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो एक बेस्ट एग्जांपल हमने आपको बता दिया जिंक का, जिंक ग्रैनुअल्स का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। आई होप आपको ये बढ़िया से समझ आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप पहले इसको बढ़िया से उतार लेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ बढ़ेंगे। चलिए इसको उतारिए, पॉज, मैं 2 मिनट के लिए हट जाता हूं बच्चों, फटाक से इसको उतार लीजिए। चलिए हो गया बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखें और उस एग्जाम्पल को भी हम लोग जरा समझेंगे, खूब बढ़िया। वो भी इवोल्यूशन ऑफ गैस का ही एग्जाम्पल है, कुछ अलग एग्जाम्पल नहीं है, जरा हम उसको भी देख लेते हैं। आइए बच्चों, जो अगला एग्जाम्पल है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस में, जो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेने जा रहे हैं, वो दूसरा एग्जाम्पल किसका है? तो दूसरा एग्जाम्पल है सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन HCl के साथ, है ना। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, है ना, रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? विथ डाइल्यूट HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, ये इसके लिए आप लोग बहुत फेमिलियर होंगे, बहुत कॉमन एसिड है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन किसके साथ पढ़ने जा रहे हैं? डाइल्यूट हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड के साथ पढ़ने जा रहे हैं। अब देखते हैं भैया किस प्रकार से रिएक्शन होता है, कैसे इसको प्रोसीड करते हैं। कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, अगेन हम सब वही काम करेंगे जो पहले किया करते थे, है ना, कोई अलग इसमें कुछ नहीं होने वाला है। जो काम हम पहले करते थे वही काम हम अभी भी करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या होता है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी काफी ज्यादा है, समझिएगा। सोडियम कार्बोनेट जो है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है बच्चों Na2CO3, है ना, Na2CO3। आमतौर पे ये लिक्विड फॉर्म में लिया जाता है, लिक्विड फॉर्म में रिएक्शन कराने के लिए आप लेते हैं। आप सेम काम करते हैं, आप एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, है ना, या फिर आप किसी भी टाइप का ले सकते हैं। मान लीजिए आप थोड़ा अलग टाइप का ले लिए, इस टाइप का फ्लास्क आप ले लिए, ऐसा फ्लास्क, ठीक है, ये फ्लास्क आपने ले लिया और इसके अंदर आपने क्या किया है, एक सेटअप बता रहा हूं मैं किस प्रकार से ये सेटअप काम आता है। तो ऐसे आपने ले लिया। अब ये जो आप देख रहे हैं जो हमने अंदर रखा है, ये असल में आपका सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 है, ठीक। अब आप क्या करते हैं, आप इसके अंदर एक धागे के थ्रू इसमें बांधते हैं एक टेस्ट ट्यूब, धागे से एक टेस्ट ट्यूब को बांध देते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में आपका प्रेजेंट रहता है एसिड। कौन सा एसिड मेरे प्यारे बच्चों? तो इस रिएक्शन में हमने लिया है डाइल्यूट HCl, ये प्रेजेंट रहता है। फिर आप इसमें लगाते हैं एक छोटा सा स्टॉपर लगाते हैं और इस धागे के थ्रू ही ऐसे एक पाइप चला जाता है। आप पाइप के थ्रू ही लेके जाएंगे इसको, क्योंकि इसका काम नहीं है आगे, ठीक है। तो हम ऐसे एक पाइप ले लेते हैं, ठीक। हाँ रुकिए जरा, मेरे को फोटो बना लेने दीजिए, जो अच्छे से सब बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो ये ऐसे पाइप से ऐसे धागा निकला हुआ है और ऐसे यहाँ तक मुड़ के धागा गया हुआ है, ठीक है। आप क्या किए, इस धागे को पकड़े हुए हैं, तो ये लटका हुआ है, अभी ये दोनों मिले नहीं हैं, ठीक। फिर आप क्या करते हैं, इस धागे को छोड़ देते हैं। जैसे ही आप धागे को छोड़ेंगे ये टक से इसमें जाके क्या हो जाएगा, नीचे ऐसे गिर जाएगा और गिरने के बाद एसिड और ये दोनों मिल जाएंगे। जैसे ही मिलेंगे, मिलते ये तेजी से रिएक्ट करना स्टार्ट होगा और गैस को बाहर निकालना स्टार्ट करेगा। अब गैस एस्केप करने की कोशिश करेंगे लेकिन गैस एस्केप होगा नहीं, तो यहां से रास्ता उसको मिलेगा। धागा कितना मोटा होता है भैया, पतला सा धागा होता है, वो थोड़ी जगह छेक लेगा। तो यहां से गैस निकलना स्टार्ट हो गया और इधर से गैस निकलेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस गैस को हम लोग ऐसे ही बाहर नहीं निकलने देते हैं, हम इस गैस को इसी पाइप के थ्रू लेके आते हैं।
इसी पाइप के थ्रू लेके आते हैं। हमको चेक करना है ना कौन सा गैस है, और हम इसको चेक करते हैं किस में, तो हम इसको चेक करते हैं लाइम वाटर में। हम इस गैस को सीधे किस में ले जाके घुसा देते हैं, सीधे लाइम वाटर के कंटेनर में इसको ले जाके ऐसे डाल देते हैं। इसके अंदर क्या है, पूरा भरा हुआ है आपका लाइम वाटर भरा हुआ है, पूरा लाइम वाटर भरा हुआ है, पूरा का पूरा लाइम वाटर भरा हुआ है। लाइम वाटर किसको कहते हैं मेरे बच्चों, CaOH होल ट्वाइस को कहते हैं। ये हो जाता है, ठीक। अब देखिए ये पूरा सेटअप है आपका, जो ये अगला रिएक्शन जो बता रहा हूं मैं, इसका पूरा सेटअप है रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट का डाइल्यूट एसिड के साथ। ये एक पूरा सेटअप हमने आपको दे रखा है, पूरा का पूरा सेटअप दे रखा है। अब क्या है कि भाई सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 जो कि एक लिक्विड है, और इसको हम ट्रीट करते हैं डाइल्यूट HCl से। लेते हैं एक फ्लास्क लेते हैं, उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट रखते हैं, फिर लटका के एसिड रखते हैं, और फिर मतलब धागे के थ्रू इसको अंदर से ले जाते हैं। धागा छोड़ते हैं, पट से गिर जाता है, रिएक्शन प्रोसीड होता है, और जो गैस निकलता है वो गैस हम इस पाइप के थ्रू पास कराते हैं। कहां से, लाइम वाटर से। तो जब आप गैस को लाइम वाटर से पास कराते हैं तो ये लाइम वाटर इनिशियली होता है कलरलेस। इनिशियली जो ये लाइम वाटर है मेरे प्यारे बच्चों, ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक। इनिशियली कलरलेस होता है, और ये कलरलेस बदल जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ये कलरलेस लाइम वाटर जो है ये बदल जाता है किस कलर में, तो मिल्की वाइट हो जाता है, दूध की तरह सफेद हो जाता है। अब इससे समझ में आता है कि जो गैस निकला है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। यानी कौन सा गैस निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। अब तुम पूछोगे क्यों, तो जरा इसके केमिकल पे ध्यान देते हैं, इसके रिएक्शंस पे ध्यान देते हैं। जैसे ही आपने Na2CO3 को लिया और इसको HCl के साथ ट्रीट किया, तो ये क्या क्या बनाता है, ये बनाता है NaCl प्लस बनाता है पानी, और प्लस रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके पहले वाले रिएक्शन में बच्चों जो गैस रिलीज हो रहा था दैट गैस इज हाइड्रोजन गैस, बट इस रिएक्शन में जो रिएक्ट हुआ वो कौन सा है, CO2। अब तुम बोलोगे सर वहां पे तो चलो पॉपिंग साउंड आ रहा था, तुम माचिस लगा के देख लिए थे, यहां कैसे पता चलेगा कि ये CO2 गैस है। तो जब कभी भी आप लाइम वाटर से, समझिएगा मेरी बात को, आप लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो वो लाइम वाटर को मिल्की वाइट कलर में बदल देता है, दूध की तरह सफेद में बदल देता है। क्यों बदलता है समझिएगा। लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। जब वो CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है CaCO3 प्लस H2O, और ये CaCO3 का ही कलर होता है मिल्की वाइट। उस CaCO3 को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो इस CaCO3 के फॉर्मेशन की वजह से उसका कलर क्या होता है, मिल्की वाइट। कोई ऐसा दूसरा गैस नहीं है जो इसके साथ रिएक्ट करके CaCO3 बनाए, एंड दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो गैस निकला वो कौन सा गैस निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। तो ये एक सेकेंड एग्जाम्पल था जो कि आप बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे। क्या एग्जाम्पल था सर, कि जब कभी भी सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl के साथ तो NaCl वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस क्यों है, बिकॉज उस गैस को जब हम लाइम वाटर से पास कराते हैं तो लाइम वाटर जो पहले कलरलेस था वो कलरलेस से मिल्की वाइट में बदल गया। और ये मिल्की वाइट में क्यों बदला, क्योंकि CO2 जब CaOH होल ट्वाइस से रिएक्ट किया तो CaCO3 प्लस H2O का फॉर्मेशन कर दिया। बोलो क्लियर हो गया ये वाला रिएक्शन भी। तो ये दूसरा एग्जांपल था इवोल्यूशन ऑफ गैस का। क्लियर हो गया ना ये बात। चलो बहुत बढ़िया, दो एग्जांपल्स आपने इवोल्यूशन ऑफ गैस में समझ लिए, और समझ में आ रहा है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस किस प्रकार से बताता है कि जो हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए बहुत बढ़िया बात, आप इसको भी पॉज करेंगे और पॉज करके बेहतर ढंग से उतार लेंगे, और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे इवोल्यूशन ऑफ गैस के बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट की बात करेंगे। लेकिन पहले आप इसको पॉज करके जरा उतार लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बस इवोल्यूशन ऑफ गैस को ही हम लोग खत्म किए हैं। कल से आपकी जो क्लासेस आएंगी वो लंबी लंबी क्लासेस आएंगी। कल हम पूरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन आपका खत्म करेंगे। आज एक ट्रायल के तौर पे आपको क्लास दिया गया। अगर आपको ये क्लासेस बढ़िया से समझ आ रहा है,
इस प्रकार से अगर आपको समझाया जाए और आप टॉपिक कंप्लीट कर पा रहे हैं, बढ़िया से क्लियर हो पा रहा है, तो फिर हमें लाइव क्लासेस करने की जरूरत नहीं होगी। लाइव क्लासेस बस डाउट के लिए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर बताना कि हाँ सर हमको ये क्लास समझ में आया कि नहीं आया। और आपका जो असाइनमेंट है आज के क्लास के लेक्चर का और कल के क्लास के लेक्चर का, दोनों ही, आज और कल मैंने पहले ही बना के रख दिया है, तो वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ से डाउनलोड करिए और आज का इवोल्यूशन ऑफ टॉपिक तक का चीज़ को बढ़िया से उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज बस यहीं तक रहने देते हैं और बाकी कल हम देखते हैं। ये ट्रायल तरीके से था। अगर इस तरह से आपको समझने में दिक्कत नहीं है, आप बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं, तो इसको खूब अच्छे से हमको प्लीज़ फीडबैक जरूर बताना ग्रुप में या फिर कमेंट बॉक्स में जाके फीडबैक जरूर बताइए कि आपको क्लासेस कैसा लगा। ठीक, चलिए घर पे रहिए, खुश रहिए, अपने और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और एंजॉय करिए। एंड एट लास्ट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी बच्चों।